नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल्स हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 जून को यूपीपीएससी का प्रीलिम का एग्जाम होने वाला है और अब रिवीजन करने का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारे द्वारा आपके लिए करंट अफेयर की रिवीजन के लिए एक करंट अफेयर रिवीजन सीरीज शुरू की जा रही है। इस सीरीज में करंट अफेयर के सभी सेगमेंट्स की महत्वपूर्ण खबरों को और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों पर जोर देते हुए हम इस सीरीज में कवर करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इस सीरीज से हेल्प मिलेगी। आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करेंगे और यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। पहली खबर है 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए हैं। आप जानते हैं कि पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और उनके नतीजे घोषित किए गए हैं। इन चुनावों की घोषणा 8 जनवरी 2022 को की गई थी और इनके परिणामों की घोषणा 10 मार्च 2022 को की गई है। तो चलिए अब एक एक राज्य करके देखते हैं कि उनके नतीजे क्या रहे। पहला, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी को 47 सीट्स हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पुष्कर सिंह धामी राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी ने सर्वाधिक सीटें 92 सीटें हासिल की। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने। इसमें याद करने वाली बात यह है कि भगवंत मान ने भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में 16 मार्च 2022 को शपथ ग्रहण किया। मणिपुर में कुल विधानसभा में 60 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे सर्वाधिक 32 सीटें हासिल की हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बनाए गए हैं। गोवा में 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे 20 सीटें हासिल की और प्रमोद सावंत राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए उत्तर प्रदेश है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। यह चुनाव 7 चरणों में हुए। पहला चरण 7 फरवरी को हुआ और अंतिम चरण 7 मार्च को संपन्न हुआ। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 255 सीटें हासिल की। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो बन के उभरी है वह है समाजवादी पार्टी, जिसको 111 सीटें हासिल हुई हैं। और महिलाओं के चुनाव की यहां तक बात करें तो पहले की तुलना में इस बार सर्वाधिक 48 महिलाओं ने जीत हासिल की है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पे चुने गए हैं। उन्होंने 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण किया। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रिजेश पाठक को राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्त किया गया है। इस बार के मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को मंत्री पद दिया गया है। अगली न्यूज है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 से। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और यह इसका 4था संस्करण है। इस बार की रिपोर्ट का शीर्षक है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। यह रिपोर्ट नीति आयोग, विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से विकसित करता है। इस इंडेक्स के तहत ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंतर्गत फर्स्ट रैंक आई है केरल की और अंतिम स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। लेकिन जब हम पिछले वर्ष की तुलना में सुधार देखें तब बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा, अर्थात उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार सबसे ज्यादा देखा गया है और छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम और मेघालय शीर्ष पर रहे। अगली न्यूज है कवच प्रणाली से। कवच प्रणाली रेलवे दुर्घटना से बचने के लिए विकसित की गई है, यानी रेल मंत्रालय के द्वारा इसका विकास किया गया है। हाल ही में सिकंदराबाद में इस प्रणाली का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में रेल मंत्री भी उपस्थित थे। इस प्रणाली के अंतर्गत है क्या, अगर 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी, उस स्थिति में यह प्रणाली अपने आप ही इंजन में ब्रेक लगा देगी और दुर्घटना होने से बच जाएगी। अगली न्यूज है हमारी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की जो कुल ऊंचाई है वह है 216 फुट।
अगली न्यूज है, मुंबई करेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी। कब करेगा? वर्ष 2023 में। कहां पर होगी? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। और इससे पहले दिल्ली में 1983 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन किया गया था और इस वर्ष 2022 में 19 फरवरी को बीजिंग में इसका आयोजन किया गया था। अगली न्यूज देखते हैं, प्रधानमंत्री ने किया एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। कब किया? 19 फरवरी को किया। कहां पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में। इस प्लांट को वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर बनाया गया है और इसे पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया है। पीपीपी मॉडल से मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगली न्यूज है, भारत और यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन। यह शिखर सम्मेलन 18 फरवरी 2022 को संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री एवं आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान उपस्थित रहे। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी सेपा पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से यह उम्मीद है कि आने वाले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वह 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो अभी वर्तमान में 60 अरब डॉलर पर है। साथ ही साथ इस सम्मेलन में एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। क्यों जारी किया गया? क्योंकि इसी साल भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए हैं और संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना के 50 वर्ष हो गए हैं। अगली न्यूज है, सतत विकास सूचकांक 2021। हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसी के अंदर एसडीजी इंडेक्स भी दिया गया है। इस इंडेक्स के अंतर्गत 192 देशों की सूची तैयार की गई है, जिसमें फिनलैंड को प्रथम स्थान हासिल हुआ है और भारत को 120वां स्थान हासिल हुआ है। अगर दक्षिण पश्चिमी एशियाई देशों से तुलना करें तो पाकिस्तान को छोड़कर भारत सभी देशों से पीछे है। अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है, पीएसएलवी C-52। इसरो ने हाल ही में 14 फरवरी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C-52 रॉकेट का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है। यह पीएसएलवी की 54th सफल उड़ान है। इसके साथ 3 उपग्रह भेजे गए हैं, जिसमें एक है INS-2TD, EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट और इंस्पायरसैट 1। इस EOS-04 सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। अगली न्यूज पे चलते हैं। देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक। हाल ही में गुजरात में हुए एक सम्मेलन में गुजरात हाई कोर्ट में एक जस्टिस डिजिटल क्लॉक का उद्घाटन किया गया है। इसके तहत उच्च न्यायालय और राज्य के अन्य अदालतों के परिसरों के भीतर एक आउटडोर डिस्प्ले एलईडी वॉल लगाई जाएगी, जो कुछ इस तरीके की दिखाएगी, जिसमें लंबित मामलों के निपटान की जानकारी दर्शाई जाएगी। अगली न्यूज है, औषधीय पौधा गूगल से संबंधित। इसे IUCN की रेड डाटा लिस्ट में संकटापन्न की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। यह पौधा एक शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में मिलने वाला पौधा है, जो राजस्थान के अरावली की पहाड़ी में बहुतायत में पाया जाता है। इसे इस श्रेणी में रखने का कारण क्या है? इस पौधे की गोंद का अति दोहन, जिसकी वजह से इसे संकटापन्न श्रेणी में रखा गया है। अगली न्यूज है हमारी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। भारत वन सर्वेक्षण द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, यानी इससे पहले 2019 में इसका प्रकाशन किया गया था। ऐसी पहली रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित की गई थी। इस बार की रिपोर्ट में कुछ नए अध्याय जोड़े गए हैं। उन अध्यायों के अंदर भारत के जो बाघ अभ्यारण्य हैं, गलियारे हैं और शेर संरक्षण क्षेत्र में जो वन आवरण है, उनका आकलन दिया गया है। 2019 की रिपोर्ट से अगर तुलना करें तो देश में जो वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि हुई है वह लगभग 2261 वर्ग किलोमीटर की हुई है। भारत का जो कुल वन और वृक्ष क्षेत्र आच्छादन है वह 24.62% है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि खुले वन में हुई है। यह एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने के लिए है।
वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष स्थान पे आंध्र प्रदेश है। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र। और जहां तक पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जो वन क्षेत्र है उनमें ह्रास देखा गया है, यानी उनमें गिरावट देखी गई है। कितनी? लगभग 1020 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का ह्रास हुआ है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई है। देश के 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश का 33% से अधिक क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। साथ ही मैंग्रोव वन कवर भारत में 4992 वर्ग किलोमीटर है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव कवर में वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष राज्य उड़ीसा है। साथ ही अगर हम भारत के कार्बन स्टॉक की बात करें तो भारत का कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। भारत करेगा G20 की अध्यक्षता। जी हां, भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, अर्थात भारत G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भी करेगा। वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के रोम में हुआ था और 2020 में इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। अगली न्यूज है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 से लगातार 5वीं बार इंदौर को एक बार फिर देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार हासिल हुआ है। सबसे निचले स्थान पर राजस्थान का कोटा शहर है एवं स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है। अगली खबर है भारत का 52nd अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। जी, ये 20 से 18 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। गोवा में ये संपन्न हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार रिंग वॉन्डरिंग को मिला और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार वाइक्लाव कदरनका को मिला। ये गणराज्य से हैं, चेक गणराज्य से। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार मिला है जितेंद्र भिकुलाल जोशी को और सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का पुरस्कार मिला है एंजेला मोलिना को। फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य उत्तर प्रदेश बताया गया है। अगली न्यूज है हमारी दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में इसे शामिल कर लिया गया है, यानी कि अब भारत की 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले 2016 में योग और नवरोज महोत्सव को इसमें शामिल किया गया था और 2017 में कुंभ मेले को इसमें शामिल किया गया था। अगली न्यूज हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन से जुड़ी हुई है। इसमें राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी गई है, जिसमें तेलंगाना को प्रथम स्थान दिया गया है। साथ ही तमिलनाडु दूसरे पे रहा और गुजरात तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर रहा और पश्चिम बंगाल एकदम अंतिम निचले स्थान पर रहा। चलिए इस मिशन के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। इस मिशन को 21 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का मिशन है। इस मिशन की महत्वपूर्ण बातों में क्या है? मिशन के तहत स्थान संबंधित नियोजन के जरिए क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास पर फोकस किया जाता है। देश भर में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्लस्टरों की पहचान की जाएगी जहां पे शहरीकरण के अनुसार आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जैसे कि वहां पे शहरी घनत्व में वृद्धि हो रही हो, गैर कृषि रोजगारों के उच्च स्तर हो, आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और अन्य सामाजिक आर्थिक पैमाने से पता चले कि वहां पे शहरीकरण बढ़ रहा है। मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी करना है। साथ ही साथ सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टरों को सृजन करना है। इस मिशन के तहत 300 ग्रामीण क्लस्टरों को समयबद्ध और समग्र ढंग से विकसित की जाने की परिकल्पना की गई है। अगली न्यूज है जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 19 से 20 मार्च को भारत की यात्रा पे थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत में 42 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। अगली न्यूज है भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
हैदराबाद में इस पार्क को खोला गया है। अगली न्यूज है, भारत बेचेगा ब्रह्मोस मिसाइल। जी हां, भारत पहली बार किसी देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने वाला है, वह देश है फिलीपींस। और ये जो डील है ये लगभग 37.50 करोड़ डॉलर की डील है। एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस लॉन्च। जी हां, केरल राज्य ने जनवरी 2022 में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस लॉन्च किया है। अगली न्यूज, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित अस्कॉट वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021, इसमें फर्स्ट रैंक IIT मद्रास को हासिल हुई है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम की हमने इन महत्वपूर्ण खबरों को कवर किया है। इसी राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ा हुआ एक पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा और ऐसे करते करते हम लगातार इस सीरीज के अंदर लगभग सभी सेगमेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके जो भी सुझाव हों आप कमेंट सेक्शन में उन्हें दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।